दोस्तों, क्या आपको डर लगता है? मैं कोई भूत प्रेत या जादू टोना वाले डर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे डर की जिससे सबको डर लगता है। और अगर आपको डर नहीं लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको डर लग जाए, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स रखना चाहूँगा, कुछ ऐसे नंबर्स दिखाना चाहूँगा जिससे आपका जो डर है वो थोड़ा कम भी हो सकता है और इवेंचुअली वो डर थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये पूरा वीडियो डिपेंड करेगा, जो एक पूरी रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसमें दिखाया गया है कि अदानी स्टॉक्स के ऊपर उनका क्या असर पड़ा है। और अदानी स्टॉक्स पे बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। अदानी स्टॉक लगभग 20 से 25% तक गिर गए हैं। तो हम देखेंगे कि अदानी स्टॉक क्यों गिरे हैं, वो रिपोर्ट क्या बोलती है, वो जो एजेंसी है, रिसर्च फर्म है, वो क्या है, वो क्या क्लेम करती है, और हम ये देखेंगे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको एंड तक देखिएगा, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि अदानी में कैसा क्या रहा पिछले 3-4 साल से, और ये रिपोर्ट का क्या बेसिस है और आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ स्टॉक मार्केट में जब ये रिपोर्ट आई। तो ये रिपोर्ट आने पे आप देख सकते हैं कि अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, एनडीटीवी, अदानी एंटरप्राइज, पोर्ट्स, ग्रीन पावर, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, सारे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगा। सब में, सारे स्टॉक्स में। अदानी पोर्ट्स में तो आज के दिन में यानी फ्राइडे के दिन में करीब 25% तक ये गिर गया था। बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ये स्टॉक गिरे। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाया। अब अगर हम देखें तो फ़र्क क्या पड़ा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है LIC, वो लगभग 3-3.25% गिर गया। हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो लगभग 5% गिर गया। और जो निफ्टी बैंक है वो लगभग 3% गिर गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अदानी के पास बहुत सारा पैसा जो है वो बैंक्स का पैसा है, लोन के फॉर्म में। इस वजह से बैंक्स बहुत सारे गिरे, और इसी वजह से बिकॉज LIC अदानी में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, इस वजह से LIC भी बहुत तेज़ी से गिरा। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंडनबर्ग है वो एजेंसी ने क्या क्लेम करा है अदानी के ऊपर। सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि हिंडनबर्ग एजेंसी है क्या एक्चुअली और करती क्या है। तो हिंडनबर्ग जो है वो बोलती है कि अदानी ग्रुप, जो कि 3rd रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का, अदानी, उसने कंपनी में घपले किए हैं। क्या घपले किए हैं? उन्होंने बोला है कि अदानी ग्रुप ने कंपनी के शेयर को ज़बरदस्ती बढ़ाया है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर्स को ज़बरदस्ती बढ़ाया हुआ है। उनकी जो फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं उनमें मैल फंक्शनिंग हुई है, पैसों की हेराफेरी हुई है, और ये पिछले 3 साल में ही सब कुछ हुआ है। उन्होंने बोला कि 2020 तक अदानी की जो टोटल वेल्थ थी वो $20 बिलियन थी, और आज अदानी की टोटल वेल्थ $120 बिलियन हो गई। 3 साल के अंदर ही अंदर अदानी का जो वेल्थ है वो $100 बिलियन बढ़ गई, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। एकदम से स्टॉक प्राइस इतने हाई चले गए और अदानी की जो वेल्थ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो जो हिंडनबर्ग है वो क्लेम कर रहा है कि अदानी ग्रुप में मैल फंक्शनिंग हुई है, फाइनेंशियल जो नंबर्स हैं ऊपर नीचे किए गए हैं। इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने जो स्टेक्स हैं उनको इलेजिटिमेट तरह से यूज़ किया हुआ है। और तीसरा, जो अदानी की जो वेल्थ है वो एकदम से शूटअप कर गई है, और उनके स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से पिछले 3 साल में ही बढ़ गए हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स के चलते जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिर गए, लगभग 25 से 30% 2 दिनों में गिर गए हैं। तो अब क्या ये एक स्पेसिफिक अदानी ग्रुप के ऊपर टारगेट किया जा रहा है हिंडनबर्ग के द्वारा, या ये कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या कुछ और इसके पीछे का राज है? इसके जानने से पहले ये समझते हैं कि हिंडनबर्ग जो कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, वो करती क्या है, वो है क्या। सो हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसका फोकस है शॉर्ट सेलिंग करना, एक्टिव शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? हिंडनबर्ग कंपनी कुछ
वर्ल्ड के कुछ स्टॉक्स को टारगेट करती है, उनके बारे में स्टडी करती है, उनके पूरे फाइनेंशियल को समझती है, उनके बिजनेसेस को समझती है, और वो एक लेवल पे आके जब उनका स्टॉक प्राइस एक लेवल पे आता है वहाँ पे वो उसको शॉर्ट सेल करती है, इस सेंस में कि वो वहाँ पे शॉर्ट सेल करेगी और फिर बाद में आके उन शेयर्स को ख़रीद लेगी, जिससे कि जब वो शेयर प्राइस नीचे गिर जाएंगे तो उसे ख़रीदेगी, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इनकी एक टीम है, छोटी टीम है, बट वो क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं और वो पहले ही अपनी टीम को, 10 लोगों की एक टीम है, उस टीम को दे देते हैं और उसके बाद फिर उसे वो शॉर्ट सेल कर देते हैं। इनका पूरा पर्पस ये होता है कि इस रिपोर्ट के थ्रू ये सबको ये बताना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को कि इस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। किसी भी स्टॉक को शॉर्ट सेल तब किया जाता है जब उसका प्राइस ओवर प्राइस्ड हो जाता है और उस शेयर के में अब शॉर्ट सेल किया जा सकता है, वो वहाँ पे बहुत तेज़ बढ़ चुका है, अब इसमें इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए, इसका प्राइस कम होना चाहिए। ये पूरा वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और इससे बहुत सारा पैसा भी बनाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्या इनकी रिपोर्ट पे कोई भरोसा किया जा सकता है या ये सिर्फ ऐसे ही औने पौने भाव पे कुछ बताए दे रहे हैं और इसमें कोई भी बेसिस नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है इनकी बातों पे, जैसा कि अदानी ग्रुप कह भी रहा है। तो देखते हैं कि ऐसा इन्होंने कब कब किया और ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जिन पे इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी और रिपोर्ट निकाली और वो स्टॉक पे क्या परफॉर्मेंस रही है, ये देखते हैं इससे। तो पिछले कुछ सालों में जो हिंडनबर्ग है उसने कई सारी कंपनीज़ पे रिसर्च करी और उसमें अपनी रिसर्च पे रिपोर्ट दी। उसके बाद जो उनके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही है वो सेम डे पे परफॉर्मेंस देखेंगे और 3 महीने उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो एससी वर्क लगभग 3% वो स्टॉक गिर गया एक ही दिन में और उसके 3 महीने बाद तक लगभग 90% वो स्टॉक्स गिरा। जीनियस बैंड लगभग 84% 3 महीने तक गिर गया। फार्मासिलो 57% तक गिर गया। तो इस डेटा के हिसाब से तो ये लगता है कि हिंडनबर्ग जब भी अपनी कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसके पास शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी होती है तो वो स्टॉक उस दिन 2-3-4 दिन और आगे काफ़ी टाइम तक वो काफ़ी गिरता है स्टॉक। जैसा हमने देखा एक स्टॉक है निकोला जो लगभग 90% तक गिर गया है जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके बाद से, और वो स्टॉक जो $30 बिलियन की वेल्थ पे था मार्केट कैप पे, आज वो $1.3 बिलियन की मार्केट कैप पे आ गया। ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा वो स्टॉक गिर चुका है। तो यानी कि इनकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सच्चाई होती है या सच्चाई हो सकती है जो कि मार्केट को और स्टॉक को बहुत तेज़ी से नीचे लाती है। तो ये सारे तो क्लेम्स हो गए, पॉइंट्स हो गए कि अदानी ग्रुप आज इतना गिर गया। तो चलिए सबसे पहले अब ये देखते हैं कि अदानी ग्रुप के जो नंबर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो क्या बोलते हैं, वो किस तरह के हैं। और ये अगर आपको ध्यान होगा मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे तो मैंने अदानी ग्रुप के ऊपर 2-3 जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियोस में मैंने यही बोला है कि अदानी ग्रुप के फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि इसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ भागा है और जिस तेज़ी से भागा है, तो इसके फंडामेंटल्स से सपोर्ट नहीं करते। तो चलिए फटाफट हम पहले ये देखते हैं कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं मार्केट में उनकी क्या फंडामेंटली वो कैसे स्टॉक्स देखते हैं और वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो एक डेटा बनाने की मैंने कोशिश करी है, यहाँ पे एक निकाला है डेटा मैंने। तो इसमें आप देखेंगे जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, स्पेशली अदानी ग्रुप की बात हो रही है, एनडीटीवी और एसीसी, अंबुजा सीमेंट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो उनमें जो अदानी ग्रुप के पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो कभी यूज़ कर सकते हैं या उनको वो सेल कर सकते हैं जिससे कुछ अर्निंग होगी। और लाइबिलिटीज़ यानी कि हमारे ऊपर हमें कितना पैसा देना है। तो आप देखेंगे कि इनके पास जो एसेट्स की वैल्यू है वो लाइबिलिटीज़ से बहुत कम है, या मैं इसको दूसरी तरह से बोलूँ, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट से बहुत ज़्यादा है। और हर एक स्टॉक की देखें, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, एसेट टू लाइबिलिटी जो रेशियो है वो 1 से अगर कम है यानी कि लाइबिलिटी आप पे ज़्यादा है और एसेट, जैसे कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है बट आपके ऊपर लोन 1,50,000 रुपये का है या उधार 1,50,000 का है, तो आपके ऊपर एसेट टू लाइबिलिटी जो रेशियो है वो 1 से कम हो जाता है।
इसका मतलब सिंपल है, एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटी, आपको एसेट टू लायबिलिटी रेशियो मिल जाएगा। तो इसी तरह अदानी एंटरप्राइज में एसेट टू लायबिलिटी रेशियो 0.35, अदानी टोटल में 0.38, ग्रीन सिर्फ और सिर्फ जो लायबिलिटीज अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स में एसेट टू लायबिलिटी रेशियो वो थोड़ा 5 से ऊपर का है, 0.5 से ऊपर का है, बाकी सब 0.5 के नीचे के हैं। यानी कि लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एसेट के कंपैरिजन में। तो एक डेटा तो ये है जो बोलता है कि अगर अदानी ग्रुप को कुछ होता है, अदानी ग्रुप में कुछ बैंकरप्सी आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस बैंकरप्सी से बचने के लिए हर कंपनी क्या करती है, अपने एसेट बेचती है। जैसा कि आपने पिछले केसेस में देखा होगा, DHFL, IIFL या येस बैंक में, तो अपनी उधारी चुकाने के लिए एसेट्स बेच के उधारी चुकाती है। बट अगर मैं अदानी एंटरप्राइज को देखूं तो अदानी एंटरप्राइज में एसेट्स हैं 44,000 करोड़ के, बट इनकी लायबिलिटीज़ 1,23,000 करोड़ की है। तो अगर ये अपने पूरे एसेट्स भी बेच देंगे तो भी लायबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पाएंगे, ये उधारी पे रहेंगे, बैंक के लोन पे रहेंगे, बैंक के लोन को चुका नहीं पाएंगे। तो ये एक जो है ना फ्लैग मार्क है, ये बताने के लिए कि अदानी ग्रुप में सब कुछ चंगा नहीं है। तो हमें देखना है कि क्या और फैक्टर्स ऐसे हैं जो कुछ सपोर्ट करते हैं जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़े। तो अब ये देखते हैं कि अदानी ग्रुप का 2020 से लेकर 2022 तक सेल्स, प्रॉफिट, EPS क्या परफॉर्मेंस रही। तो सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। अगर आप देखें 2020 में, और इन नंबर्स को बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझने की ज़रूरत है। 2020 में अदानी की जो सेल्स थी, अदानी एंटरप्राइज की, किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके हिसाब से सारे हमें समझ में आ जाएंगे। अदानी एंटरप्राइज की जो सेल्स थी वो 43,000 करोड़ थी। 2020 में लगभग 40,000 करोड़ थी, और 2022 में सेल्स लगभग डबल हो गई 2021 से। अब उसी के कंपैरिजन में अगर मैं प्रॉफिट्स को देखूं, 2020 में 2,200 का प्रॉफिट था, 2025 में 2,500 का, और 2022 में 3,700 का। अगर तो मेरी सेल्स लगभग डबल हुई, लेकिन मेरे प्रॉफिट में उतना फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारे पास लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कुछ पैसा मेरा जो सेल्स का था, जो प्रॉफिट का था, वो मैंने लायबिलिटीज़ को चुकाने में लगा दिया। अब यही चीज़ EPS से देखें। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो अर्निंग पर शेयर है, इसका मतलब होता है कि कंपनी के एक शेयर की कि वो अगर मैं बेचने की कोशिश करूं या उससे कुछ खरीदने की कोशिश करूं कंपनी के शेयर की इक्विटी से, तो मैं उससे कितनी अर्निंग कर सकता हूं, या एक शेयर कितना उसको अर्निंग करके देता है। तो वो 2020 में था 10 अदानी एंटरप्राइज का, लेकिन ये शेयर प्राइस EPS कम हो गया 8.3 2021 में, कम हो गया 2022 में, और 7 आ गया। अगर मेरी सेल्स बढ़ रही थी तो मेरा EPS क्यों नहीं बढ़ा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं बढ़ा? उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये P क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि अर्निंग पर शेयर को और जो शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके बेसिस पे जो निकल के आता है नंबर, उसे कहते हैं P। ये सारी डिटेल में समझने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं EPS PE, वो आप समझ जाएंगे। बट मोटा मोटी समझने के लिए P जो है वो बहुत हाई है अदानी एंटरप्राइज का, 261। अगर ऐसे ही देखें तो अदानी टोटल का शेयर, आप पूरी टेबल पॉज करके ये टेबल समझ सकते हैं कि इनकी सेल हर साल बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट उस रेशियो में बिल्कुल नहीं बढ़ा है। EPS उस रेशियो में नहीं बढ़ा है। कई केसेस में तो EPS कम हो गया है, जैसे कि अदानी विल्मर में देखें, सेल तो बढ़ी लेकिन EPS कम होता चला गया, और इतना कम हुआ कि 34 से 2022-21 में 57 आया, लेकिन लगभग 6.2 हो गया। ऑलमोस्ट 90% गिर गया EPS एक साल के अंदर। अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स को अगर छोड़ दें तो EPS कंटिन्यूसली, सारे स्टॉक्स का EPS कंटिन्यूसली गिरा है। और उसी तरह उसकी मेन वजह क्या है? जो इनका PE है वो हमेशा बढ़ता रहा है। हर स्टॉक का PE बहुत ज़्यादा है।
एक स्टैंडर्ड मान के चलें, या जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं जो पीई की वैल्यू है वो अगर अंडर 30 है तो स्टॉक्स बाय करने लायक होता है। ओवर 30 पीई की वैल्यू होती है तो इसका मतलब होता है स्टॉक जो यानी उसकी ओवर वैल्यूड है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हो गई है, उतनी उसकी वैल्यू होनी नहीं चाहिए, उसकी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा वो आगे निकल चुका है। तो एक तो डेटा ये है जो बोलता है सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट उस रेशियो में नहीं बढ़ा और ईपीएस उल्टा नीचे आ गया, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। अब दूसरा देखते हैं। अब यहीं पे अगर मैं देखूँ लाइबिलिटीज़, अगर मेरे पास कोई लाइबिलिटीज़ हैं, मैंने बैंक से लोन लिया है और अगर मेरे घर में कुछ कैश रखा हुआ है तो मैं उस कैश से उस लाइबिलिटीज़ को चुका सकता हूँ, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस रहेगा, तो मेरी जो वेल्थ है वो बढ़ती रहेगी, मेरी जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन इस केस में अदानी एंटरप्राइज 2020 से 2022 तक लाइबिलिटीज़ कंटिन्यूसली बढ़ती रही, जैसा कि हम लोग न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि अदानी ने बहुत सारा लोन कर्जा ले रखा है बैंकों से, तो इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाया, लेकिन इनका जो कैश फ्लो है वो हर साल कम होता गया। यानी मैं लोन तो ज़्यादा लेता जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास अब कैश कम है, तो मैं लोन को चुकाऊंगा कैसे। अदानी टोटल में तो और भी महान चीज़ हो गई, लाइबिलिटीज़ बढ़ी लेकिन कैश फ्लो मेरा नेगेटिव है। अदानी ग्रीन, मेरा कैश फ्लो बहुत कम है, लगभग 58,000 करोड़ का मेरे पास लोन है, लेकिन मेरे पास जो कैश फ्लो है वो 383 करोड़ का ही है। तो इस तरह से अगर देखें तो सारे स्टॉक्स में अडानी के जो कैश फ्लो और लाइबिलिटीज़ का रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो बहुत कम है, तो मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को चुकाऊंगा कैसे। मेरे पास एसेट्स नहीं है, मेरी सेल्स बढ़ती है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ता, मेरा ईपीएस कम हो रहा है और मेरा जो कैश फ्लो है वो है ही नहीं जो मेरी लाइबिलिटीज़ को कंपनसेट करे। तो मैं किस बेसिस पे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। ये ग्रो कर गए 3 साल में, पता नहीं कैसे कर गए, लेकिन अब औंधे मुँह नीचे गिर रहे हैं ये सारे स्टॉक। अब हमें देखना है कि क्या होगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस मैंने स्टॉक्स की करी है अदानी ग्रुप्स की, बिकॉज एक ऐसी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में और ओवरऑल मार्केट में, बैंक्स में ख़ास तौर से। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम में से कई सारे लोग इसमें स्टॉक में इन्वेस्टेड होंगे और कई सारे इस मौके में होंगे कि अभी स्टॉक बहुत गिर गए हैं, तो क्या हम इसे बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 5 पॉइंट निकाले हैं कि हम एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर क्या कर सकते हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। सबसे पहली चीज़, अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो प्लीज़ इन्वेस्ट मत करिए अभी इस लेवल पे अदानी स्टॉक्स में, जब तक कि आप पूरी रिसर्च ना कर लें, फंडामेंटली उसको पूरा जज ना कर लें, समझ ना लें, तब तक अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक रिस्क होगा अभी के लिए। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आपने 6 महीने साल भर पहले अगर अदानी के स्टॉक्स खरीद रखे थे, तो प्लीज़ चार्ट को केयरफुली रीड करिए। उनमें से उस चार्ट को पढ़ के आपको स्टॉप लॉस की अंडरस्टैंडिंग आएगी कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं, और वहाँ पे आप स्टॉप लॉस यूज़ करिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करिए, ताकि अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है तो आप कम से कम लॉस लेके निकल आए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। पिछले 2 दिन में मेरे पास कम से कम 50 लोगों के फ़ोन आ गए, और मैं अपनी सोसाइटी में आज वॉक करने भी गया था तो मुझे 10 लोग कम से कम मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि अदानी ग्रुप में हमने ख़रीद रखा है और अब हम क्या करें। तो मेरा सबसे पहला उनसे यही क्वेश्चन था कि आपने स्टॉप लॉस लगाया था। उन्होंने कहा नहीं। तो ये स्टॉप लॉस ना लगाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी स्टॉक में। तो प्लीज़ आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, एंट्री पॉइंट कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे होता है चार्ट स्टॉक में, अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, तो आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे ट्रेडिंग सेशन का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल में समझाता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी और स्टॉक एंट्री, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, चार्ट ट्रेडिंग, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं
मुझसे कनेक्ट करिए, नीचे कमेंट करिए। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उस ग्रुप लिंक पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं अपनी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये आता है, प्लीज़ डू नॉट रन फॉर क्विक रिटर्न्स। 25 दिन में पैसा डबल करने की रेस में बिल्कुल मत भागिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 25 दिन में पैसा डबल तो हो जाता है, लेकिन वो हमारा नहीं होता है, वो किसी और का ही होता है। तो डू नॉट रन फॉर क्विक रिटर्न्स। तो फिर क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करिए, फंडामेंटल चेक करिए कंपनीज के, और तब उनमें इन्वेस्ट करिए। और अमाउंट एक साथ मत इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास 100 रुपये है तो 25-25% करके करिए। अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है तो उसको एवरेज करिए, लेकिन फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्टॉक टिप्स से बिल्कुल दूर रहिए और फिनवे ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टॉक टिप्स नहीं मिलती, स्टॉक्स के बारे में नॉलेज मिलती है, फाइनेंस के बारे में नॉलेज मिलती है। आई होप आज का वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जो मैसेज मैं देना चाहता था वो क्लियर था, आपको समझ में आया होगा कि क्या आपको करना चाहिए। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँचे और वो इस बारे में अवेयर हो सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक है, वहाँ पे जाके आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।